भाई ये पेपर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इतनी महत्ता ये पेपर क्यों रखता है? इसका बड़ा ये कारण है क्योंकि पिछले वर्ष भैया इस पेपर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। और आज की क्लास केवल पेपर पर आधारित नहीं है, बस इस पेपर का व्याख्यात्मक हल है। तो हम चाहेंगे, हमने 2 दिन लगातार इस पर मेहनत की है, तब आपके लिए इसका व्याख्यात्मक हल हमने तैयार किया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप पर जाना है और नोट्स सेक्शन में क्लास 10 में जाना है, तो आपको यूपी बोर्ड ड्राइंग मॉडल पेपर यूपीएमएसपी लिखा होगा और आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप में नोट्स सेक्शन में। पीडीएफ क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर है पूरा का पूरा व्याख्यात्मक हल। एक एक चीज का मैंने यहां पर नोट्स दिया है। प्राविधिक कला आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आप आलेखन कला पढ़ना चाहते हो, चित्रकला हाई स्कूल का यह मॉडल पेपर आज तय कर देगा कि आपके बोर्ड में यहीं से सारे प्रश्न पिछली बार भी पुटअप हुए थे, इस बार भी पुटअप होंगे। पिछले वर्ष भैया इस पेपर से 7 सेटों में क्वेश्चन आए थे, और यकीन नहीं है तो इस पेपर को आप उठाकर देख लीजिए। तो बिना किसी देर किए हुए हम चाहेंगे कि आज एक एक बंदा इसको लाइक करके जाए, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं, ताकि आपको चित्रकला में आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी। आप सबसे पहले देखिए, यहां पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ना भैया बेहद जरूरी है। उसका बड़ा कारण यह है कि समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, पूर्णांक 70 का होता है। चित्रकला केवल प्रश्न पत्र यानी एक आएगा 24-25 के लिए, ठीक है। अब 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ना है। चूंकि पेपर इसलिए पढ़ना है कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में भी तमाम टाइम लगता है, तो अपना अनुक्रमांक खास कर ध्यान देना। चित्रकला का पेपर हल करते वक्त अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। यानी जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी, सपोज दैट ये आपको ड्राइंग शीट मिलती है, यहां पर क्या कहा गया है कवर पेज पर, तो इसके ऊपर अंकों में और शब्दों में लिखना है आपको क्या, अपना रोल नंबर, ठीक है। यहां पर कहीं ऊपर लिख सकते, इधर लिख दो या भैया इधर लिख दो, ठीक है। जैसे ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, पेज के ऊपरी भाग पे इस कोने में चाहे इस कोने में आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शब्दों और अंकों दोनों में लिखना है, ठीक। यकीन नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, सेम पेपर है। अब यहां समझो, इसके बाद एक चीज और देखना है। वो क्या देखना है कि केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर जो है आपके प्रपत्र पर लगी होनी चाहिए, अन्यथा वो प्रपत्र चेक नहीं होगा, ठीक है। तो कक्ष निरीक्षक की मुहर उस पर लगी ही होती है केंद्र व्यवस्थापक की, ठीक है। केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी होती है और कक्ष निरीक्षक से अक्षर करवा लेना है, ठीक। अब पेपर समझिए। पेपर आपका भैया का, खा और गा इन 3 खंडों में विभाजित है, यानी 3 खंडों में पेपर विभाजित है। समझो, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है, लेकिन तीनों खंडों में भी आपको अथवा में से चुनना है। अब समझो भाई, सबसे पहले आपका आता है आलेखन कला। अब आप चाहे भैया आलेखन कला कर दें, चाहे आप प्राविधिक कला कर दें, जो आपकी इच्छा हो। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब है कि आप आलेखन कला पढ़ के आए हैं तो ऑब्जेक्टिव आलेखन कला के करिए, आप प्राविधिक कला करके आए हैं, याद करके आए हैं, तो आप प्राविधिक कला हल करिए, ठीक है। चूंकि आपको जिसमें 20 में से 20 आते हो वो हल कर लीजिए। कहने का मतलब यह है कि OMR शीट में आप प्राविधिक कला चुन लें तो पूरा प्राविधिक कला से ही करिए, आलेखन कला चुनें तो आलेखन कला से ही करिए। हालांकि आपकी मार्कशीट पे ऐसा कुछ लिख के नहीं आता है कि आपने प्राविधिक किया है कि आलेखन किया है, लेकिन जिस फील्ड का आपको चुनाव करना है OMR शीट में गोला आपको उसी फील्ड का भरना होगा।
आपने आलेखन कला चुना है तो आलेखन कला वाले भाग को काला करेंगे और आलेखन कला वाले भाग के 20 एमसीक्यू के उत्तर देंगे। आपने प्राविधिक कला के 20 एमसीक्यू चुने हैं तो आप प्राविधिक कला पे ओएमआर शीट पे गोला भरेंगे और प्राविधिक कला पे ओएमआर शीट पे गोला काला करेंगे और प्राविधिक कला के ही 20 एमसीक्यू के उत्तर देंगे। ध्यान रखना, प्राविधिक कला के अगर आप उत्तर दे रहे हैं, प्राविधिक कला के ही सामने वाले गोले को काला करना। ठीक, ओएमआर शीट में मैंने कई बार आपसे बताया है, ऑप्शन होते हैं संगीत वादन संगीत गायन का और प्राविधिक कला का और आलेखन कला का। तो आपको प्राविधिक और आलेखन में से जो करना है वही चुनना है, फिर वही करना है। ये नहीं कि आलेखन में गोला कर दिया, प्राविधिक में काला कर दिया, प्राविधिक के प्रश्न कर रहे हो, आलेखन में गोला कर दिया, ये ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अन्यथा आपके सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, 20 में से 2-4 अंक ही पाएंगे, जो तुक्का हो जाएगा। इसलिए जो चुनाव करना है वही काला कर। सवाल पहला आता है, मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। जिनको मुख्य रंग कह सकते हो, इन्हीं को क्या कह सकते हो? मूल रंग कह सकते हो। इन्हीं को क्या कह सकते हो? प्राथमिक रंग कह सकते हो। ठीक है, तो जो प्राथमिक है वही मूल है, वही प्रारंभिक है, वही मुख्य है। इन्हीं को प्रारंभिक भी कह सकते हो, प्रारंभिक भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक ही चीज है, इसमें घबराइएगा नहीं। ठीक है बेटा, इसमें घबराना नहीं है। मुख्य रंग कितने होते हैं, मूल रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्रश्न एक ही है, उत्तर एक ही है, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब सवाल आपका बनेगा कौन कौन से 3 होते हैं? तो आपका लाल होता है, पीला होता है, ठीक है, लाल होता है, पीला होता है और नीला होता है। ठीक है, और नीला होता है। एक चौथा कलर भी प्राथमिक कलर कभी कभी माना जाता है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। तो पीला नीला मिला करके हरा कलर जो बनता है, तो वो भैया क्या मान लिया जाता है? चौथा कलर भी माना जाता है। बट आपको ध्यान रखना है, मूल अथवा मुख्य रंग भैया 3 ही होते हैं। तो आपको ऑप्शन क्या सही हुआ? 3। ठीक है, ठीक। अब दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कह रहा है कि इनमें से शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग ध्यान रखना, ठंडे रंगों की श्रेणी में आपका आता है नीला, आपका आता है हरा। ये ठंडे रंग हैं, नीला और हरा ठंडे रंग हैं। और इनकी मात्रा, नीले और ठंडे हरे रंग की मात्रा अगर द्वितीयक रंग मिलाकर के भी बनते हैं, ठीक है, तो नीले की मात्रा जिसमें अधिक होगी तो वो ठंडा ही कहलाएगा। अब जैसे आपको हम कहते हैं भैया जो बैंगनी है वो गर्म है कि ठंडा है, तो भाई बैंगनी बनता कैसे है? लाल हल्का सा और नीला ज्यादा मिलाया जाता है। नीले की संख्या ज्यादा होगी मतलब नीले की मात्रा ज्यादा होगी, लाल की मात्रा कम होगी, तो बैंगनी भी आपका क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो यहां पर कुल मिला के हरा रंग जो है ये आपका ठंडा रंग आता है। अब हम इसकी व्याख्यात्मक हल आगे स्लाइड पर है। तो 2 प्रश्नों की तमाम बातें आप समझ गए। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हमने यहां पर आपसे बताया है कि ये जो 2 रंग हैं भैया, कौन से? एक आपका कौन सा है? एक आपका हरा रंग है, एक आपका नीला रंग है। एक हरा है और एक नीला है। ये क्या है? ये भाई शीतल रंग है, यानी कि ठंडे रंग हैं। ठीक, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट मार लेना ज्यादा जरूरत हो तो। ठीक है, तो ये क्या है? ये हैं ठंडे रंग, नीला और हरा। और ये क्या है? ये भाई ये क्या है? ये आपके प्राथमिक या मुख्य या मूल रंग हैं। ठीक है, ये क्या है? मूल रंग हैं। इसलिए इस प्रश्न की व्याख्यात्मक हल ये वाला है और इसका ये वाला है। तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैंने ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप में नोट सेक्शन में दे रखी है। और जो बच्चे कोर्स ले रखे हैं हाई स्कूल का हिंदी का, तो हाई स्कूल का हिंदी या संस्कृत का कोर्स ले रखे हैं, तो उनके कोर्स के पेड बैच के सेक्शन के अंदर भी फोल्डर हमने चित्रकला का बना दिया है।
चित्रकला में बहुत सारे वीडियोस नहीं देखने हैं, गिने चुने 2-4 वीडियोस ही हम आपको देंगे। तो मैंने एक आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो पहले ही 50 ऑब्जेक्टिव का दे दिया है। नई प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो नई प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। एक ही या 2 वीडियोस होंगे, क्योंकि एक मॉडल पेपर होगा और एक आपको ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा। तो वो देखिए, और भी बहुत सारे वीडियो, पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रंगों पर क्लास है। तो ये 2-4 क्लासेस हम और लेंगे, फिर 20 में से 20 आपके पक्के हो जाएंगे। हालांकि यहीं से आप देखेंगे तो 15+ क्वेश्चन आप इसी एक वीडियो से करके आएंगे, 15+, ठीक है। 20 में 20 नहीं कह सकते, चूंकि हम थोड़ा सा और पढ़ाएंगे आपको, 15+ यहां से आएंगे। और कभी संयोग से अगर पेपर अच्छा बन गया तो 20 में से 20 भी यहीं से आ जाएंगे, लेकिन हम कमजोर पढ़ाई करके नहीं जाएंगे, हम मजबूत जाएंगे। इसीलिए हम आपको 2-3 वीडियोस और देंगे, ठीक है। तो चलो भाई, ये समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ें, सवाल नंबर 3, ठीक। मैंने उसी पेपर को कट करके छोटा छोटा रखा है ताकि आपको व्याख्या यहां पर की जा सके, है ना। तो यहां पर अगला सवाल क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रंग भैया गरम है। क्या पूछा है? गरम रंग पूछा है। लाल, नीला, हरा और धानी, यहां गरम पूछा है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि भाई नीला और हरा रंग क्या है, ये भाई ठंडा रंग है और ये ठंडा रंग है। धानी आप देखिए, धानी हरा में हल्का पीला मिलाया जाता है, हल्का पीला। तो पीले की मात्रा धानी में होती है कम, हरे की होती है ज्यादा। तो ज्यादा मात्रा वाला जो बनाया गया है, मिक्सचर जो बना है, जो मिश्रित रंग है, यानी कि द्वितीयक रंग है, जो 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, वो द्वितीयक रंग कहलाता। 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बना हुआ जो रंग है वो द्वितीयक रंग कहलाता है। तो द्वितीयक रंग भी आप देखेंगे कि द्वितीयक रंग जो बना है उसमें मात्रा किसकी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम देखें धानी में भैया जो मात्रा है वो सर्वाधिक मात्रा हरे की होती है। हल्का सा पीला जब मिला देते हैं तो धानी बन जाता है, इसीलिए धानी को भी हम ठंडे रंग की श्रेणी में रखेंगे। तो बचा क्या अपना लाल। लाल क्या है? ये हरा रंग है। एक बात आप ध्यान रखना, इंद्रधनुष आप जानते हो, विबग्योर इंद्रधनुष को कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर कहते हैं। अब बताओ विबग्योर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर इंद्रधनुष में होते हैं। इंद्रधनुष में 7 कलरों के नाम ये होता है वायोलेट, ठीक है, वायोलेट होता है। देखो भाई, वायोलेट कैसे लिखा जाता है मुझे नहीं पता है, हाँ वायोलेट होता है, ठीक। और ये इंडिगो होता है, इंडिगो, ठीक। और ये होता है ब्लू अर्थात नीला, ये होता है ग्रीन अर्थात हरा। अब यहां पर ये जो 4 शुरुआत के रंग हैं ये होते हैं ठंडे रंग, और ये जो 3 लास्ट के रंग हैं ये होते हैं आपके गर्म रंग, जिसमें आपका आता है पीला और ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज यानी कि नारंगी, ये नारंगी रंग होता है। और ये होता है रेड यानी कि लाल रंग। तो लाल पीला मिलाने से बनता है ऑरेंज। तो ऑरेंज भी होता है गर्म रंग, पीला भी होता है गर्म रंग, लाल भी होता है गर्म रंग। तो ये इंद्रधनुष के 7 कलरों में 4 ठंडे और 3 गर्म होते हैं। लास्ट के YOR ये गर्म होते हैं। इस ट्रिक से आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। केवल 7 रंगों के नाम याद रखना, विबग्योर, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, पीला और ऑरेंज और रेड, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां पर लाल जो है भाई ये आपका गर्म रंग है। चौथा सवाल है, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? भाई ओस्टवाल्ड चक्र को बखूबी समझना है। ओस्टवाल्ड चक्र में 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र का निर्माण किसने किया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था। इसीलिए ओस्टवाल्ड चक्र के जो रंग है ओस्टवाल्ड चक्र नाम से, उनका उस चक्र का नाम विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था, इसीलिए उसका नाम ओस्टवाल्ड कलर चार्ट हो गया है। और इसमें 8 कलर हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा।
ठीक, ये बात समझ में आई। अब इसको हम ओस्टवाल्ड चक्र को बखूबी समझ लीजिए, क्योंकि विरोधी रंग पूछता है। क्या पूछता है? विरोधी रंग पूछ लेता है। ओस्टवाल्ड चक्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमने यहां पर कुछ ट्रिक्स भी आपको दी है, ठीक है। क्या ट्रिक्स दी है समझो। ये है भाई, क्या है? ये आपका ओस्टवाल्ड चक्र है। क्या है? ओस्टवाल्ड चक्र है। अब भाई ये ओस्टवाल्ड चक्र है। ओस्टवाल्ड, इसको रंग चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहा जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 रंग होते हैं। किधर से भी गिन लो, 8 कलर होते हैं ओस्टवाल्ड चक्र में। ठीक, अब 8 कलर होते हैं, और जो आमने सामने के होते हैं वो भैया विरोधी होते हैं। आमने सामने इसमें जो रंग हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। इसलिए इनको ट्रिक से याद करने का हमने बताया है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, बैंगनी का धानी विरोधी है, धानी का बैंगनी, आपस में विरोधी होते हैं, है ना। दुश्मन होंगे तो इनका भी दुश्मन यही, ये भाई धानी बैंगनी का दुश्मन, बैंगनी धानी का दुश्मन, और धानी दुश्मन है बैंगनी का, तो बात तो एक ही हुई। तो भाई बैंगनी का जो है विरोधी कौन है? धानी है। तो इसकी ट्रिक हमने दे दी यहां पर बैधा। क्या दे दी? बैधा। नहीं, गांव में थोड़ा सा बेवकूफ बच्चा जो उसको होता है तो देहाती भाषा में क्या कहते, तुम बहुत बैधा आदमी हो यार, तुम बैधा आदमी हो, तुमको समझ में नहीं आता है एकदम में बैधा हो का, तमीज नहीं है का। तो ये बैधा जो है बैंगनी का धानी, याद रखना। क्या भाई साहब याद रखेंगे? बैंगनी का धानी विरोधी रंग है। फिर आप यहां देखेंगे कि भाई पीले का नीला विरोधी है। तो पीनी, क्या? पीनी, पीनी याद रखेंगे, का पीनी है, आना पीनी है, आना पीनी है। और नारंगी का आसमानी विरोधी है, और लाल का हरा विरोधी है, लाल का हरा। तो यहां पर आना पीनी बैधा हला, हाँ, आना पीनी बैधा हला, आना पीनी बैधा हला, आना पीनी बैधा हला। विरोधी रंग आमने सामने के रंग होते हैं, बताया आपको। आमने सामने के रंग विरोधी रंग होते हैं। आसमानी का नारंगी, पीले का नीला, बैंगनी का धानी, हरे का लाल। समझ में आई बात? तो ये भाई ओस्टवाल्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। आमने सामने के रंग विरोधी होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के रंगों के नाम आना पीनी बैधा हला, इस ट्रिक से याद कर लेना। आसमानी का नारंगी, पीले का नीला, बैंगनी का धानी और हरे का लाल। अब लाल का हरा, धानी का बैंगनी, नीले का पीला, नारंगी का आसमानी, उल्टा सीधा दोनों विरोधी होते हैं ना। तो आना पीनी बैधा हला, आना पीनी बैधा हला। देखो शेयर कर दो यार, कम लोग जुड़े हो, शेयर कर दो जोरदार तरीके से, सबको ये वीडियो पहुंच जाए ताकि सबका भला हो। ठीक, अब यहां एक और बात ध्यान रखना, ये जो लाल है, नारंगी है और पीला है, ये क्या होते हैं? गर्म रंग होते हैं। अभी मैंने समझाया उधर गर्म रंग होते हैं। इन रंगों को गर्म रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोगों में गर्मजोशी की भावना पैदा करते हैं और ये गर्मी और धूप की याद दिलाते हैं। इन रंगों में अग्नि या सूर्य का तत्व होता है। तो जिन रंगों में अग्नि या सूर्य का तत्व होता है, कौन से रंग होते हैं? वो होते हैं आपके गर्म रंग। ठीक है, अगला सवाल 5वां आता है, कहता है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो भाई सबसे पहले समझो कि द्वितीयक रंग होते कौन हैं। तो दो प्राथमिक रंग, क्या? दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से, दो प्राथमिक रंग, ठीक है, दो प्राथमिक रंगों का जो मिश्रण होता है ये कहलाता है आपका द्वितीयक। ठीक है, ये द्वितीयक रंग होते हैं, यानी कि सेकेंडरी कलर। क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर। टू प्राइमरी कलर मेक्स सेकेंडरी कलर। दो प्राइमरी कलर, दो प्राथमिक रंग जब मिलाए जाते हैं
तो जो तीसरा रंग तैयार होता है उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। और एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलाने से जो रंग बनता है वो तृतीयक रंग बनता है। अब एक सवाल यहां से आपसे पूछेगा कि भाई द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंगों की संख्या क्या है? तो आप क्या बता देंगे भाई, द्वितीयक रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? लाल, नीला और पीला। ये क्या है? ये तो प्राथमिक रंग है। ये क्या है? प्राथमिक रंग है। अब लाल और नीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? बैंगनी। ये क्या हो गया? ये द्वितीयक रंग हो गया। नीला पीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? हरा। ये कौन सा रंग हो गया? ये भी द्वितीयक हो गया। पीला और लाल मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? नारंगी। तो ये कौन सा रंग हो गया? द्वितीयक रंग। तो द्वितीयक रंगों की संख्या 3 है, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है, तृतीयक रंगों की संख्या 6 है। इसीलिए टोटल रंग कितने हैं? 12 रंग आपके बन जाते हैं। ठीक, बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दाग धब्बा या नहीं बचा, सब कंप्लीट A to Z नॉलेज दे दिया मैंने आपको। कुछ भी कोई भी सवाल पूछे और ये हमेशा आपसे मैं पूछेगा द्वितीयक रंग कौन सा है, गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है, शीतल कौन सा है, पेंसिल से सवाल पूछे जाएंगे, समझो। तो भाई द्वितीयक रंग आप जान गए। देखो यहां पर हमने 3 द्वितीयक रंग बताए, बैंगनी, हरा और नारंगी। ठीक, अब बैंगनी, हरा और नारंगी। अभी आपसे कह दे कि जो धानी है, ये धानी कैसा रंग है? तो ये तृतीयक रंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरा द्वितीयक है और हरे में पीला एक प्राथमिक मिलाया जाएगा। तो हरे में पीला मिलाने से यहां फिर क्या बन जाएगा? धानी। ठीक है, तो ये समझ में आई बात। तो यहां पर क्या है? नारंगी जो है ये आपका द्वितीयक रंग है, लाल पीला नीला प्राथमिक है। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तटस्थ जो भैया एकदम अपने अपने आप में बने रहें। ठीक है, सफेद और काला 2 तटस्थ रंग होते हैं। आपसे पूछेगा कितने होते हैं? सब तटस्थ रंगों की संख्या 2। इन्हीं तटस्थ रंगों को और किन नामों से जाना जाता है? तो तटस्थ रंग ही क्या कहलाते हैं? उदासीन रंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उदासीन रंग, यही तटस्थ रंग कहलाते हैं। तटस्थ या उदासीन रंग कहलाते हैं काला और सफेद। ठीक है, काला और सफेद कहलाते हैं, तटस्थ या उदासीन रंग कहलाते हैं। तटस्थ रंगों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कौन? सफेद और काला। ठीक, दोनों क्लियर। 7वें सवाल पर चलते हैं। तो द्वितीयक रंगों के बारे में हमने आपसे चर्चा भी की है, यहां समझ लो। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से पाए जाते हैं, अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में एक निश्चित मात्रा में मिलाकर के बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। नारंगी, हरा और बैंगनी इसके खास उदाहरण हैं। ठीक है, बैंगनी, नारंगी और हरा इसके उदाहरण हैं, क्योंकि नीले में अगर लाल मिलाएंगे तो बैंगनी बन जाएगा। ठीक, और पीला नीला हरा बनाता है और लाल पीला नारंगी बनाता है। ठीक, अभी यहां पर फिर से समझ लो कि अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये नारंगी रंग कैसे बना, तो लाल और पीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? नारंगी। हरा, नीला और पीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? हरा बन जाएगा। बैंगनी, लाल और नीला मिला दोगे तो क्या बनेगा? बैंगनी। बहुत सारे बच्चे मिला के भी देखेंगे, लेकिन नहीं बनेगा तो कहेंगे सर आप गलत बता रहे हैं, बनता नहीं है। दरअसल भैया इनकी एक निश्चित मात्रा में मिलावट की जाती तब इन रंगों का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि पीला पीला ज्यादा मिला दिया, लाल हल्का ही मिलाया तो उसका जो रंग मिलेगा वो तृतीयक मिल जाएगा, फिर अलग क्वालिटी हो जाएगा। एक निश्चित मात्रा में लाल पीला नारंगी बनाता है, पीला नीला हरा बनाता है,
और लाल नीला बैंगनी बनाता है। ठीक, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं अभी हमने आपको बताया। प्राथमिक कह लो, चाहे मुख्य कह लो, चाहे मूल कह लो, कौन होते हैं? तीन होते हैं। कौन होते हैं? लाल, पीला और नीला। क्या होते हैं? लाल, पीला, नीला। तो लाल, नीला, पीला, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। प्राथमिक और मुख्य रंग यहां पर पूछा है। फिर है 8वां सवाल, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? पारदर्शी मतलब इधर से उधर दिखना, इधर भी दिखे उधर भी दिखे, पारदर्शी। तो जल रंग। ठीक, अब 9वां सवाल है कि सफेद का विरोधी कौन सा है? भाई सफेद का विरोधी कौन सा है? तो सफेद का काला है, सफेद का काला है। और फिर कह देगा लाल रंग में नीला अगर मिला दो तो कौन बनेगा? तो अभी तो हमने समझाया आपको, लाल और नीला मिलाने से क्या बनता है? बैंगनी। बैंगनी का विरोधी कौन सा है? धानी। ठीक है, बैंगनी का विरोधी कौन सा है? धानी है। बैधा आपने पढ़ा, तो बैंगनी का विरोधी धानी है। या आपसे ये पूछ लेगा कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में बैंगनी के सामने कौन सा रंग है, या बैंगनी का विरोधी कौन सा है, या ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में बैंगनी के सामने कौन सा रंग आएगा? तो धानी आएगा। तो यहां पूछा क्या है कि नीला और लाल जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? बैंगनी आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बैंगनी बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? बैंगनी बनेगा। 11वां सवाल भैया देख लो, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? अब पीले में लाल मिलाओ, अभी तो मैंने सब इसकी व्याख्या की है। पीले में लाल मिलाने से नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर ए मिला। पीला मिलाओगे, पीला और लाल, लाल पीला नारंगी मिलता है। ठीक है, नारंगी। अब आपसे पूछ ले अगर भैया ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में नारंगी का विरोधी कौन होता है? तो भैया नारंगी का विरोधी होता है आसमानी। कैसे? हमको कैसे याद है? आना, पीनी, बैधा, हला। ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में नारंगी के सामने कौन सा रंग आएगा? आसमानी। आसमानी के सामने कौन सा रंग आएगा? नारंगी। क्लियर? तो लाल, पीला, नारंगी हो गया। ठीक, अब 12वां सवाल है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग भैया कितने होते हैं? अब इसमें ऑप्शन है 3, तो हम क्या लिखेंगे? द्वितीयक रंगों की संख्या है 3। कितनी है? 3 है। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है? 3 है। ऑप्शन में यहां 6 भी दिया है, तो क्या 6 हम मान लें? हम मान सकते हैं 6 भी होती है, लेकिन मुख्यतः अगर मानी जाए तो द्वितीयक रंगों की संख्या 3 होती है। और फिर उन्हीं द्वितीयक और प्राथमिक रंगों को जब मिलाया जाता है तो संख्या वही निर्मित होती है 6 और, तो 6 और तो 12 रंग हो जाते हैं। तृतीयक रंगों की संख्या 6 होती है। ठीक, चलिए 13वां सवाल है, पीले रंग का विरोधी है ना, पीले का विरोधी कौन है बताइए? तो हमने आपको ओस्वाल्ड कलर चार्ट का क्या ट्रिक बताया? हमने कहा आना, पीनी, बैधा और हला। हरे का लाल विरोधी, बैंगनी का धानी विरोधी, पीले का नीला विरोधी, आसमानी का नारंगी विरोधी। तो यहां पूछा किसका है? पीले का विरोधी पूछा है, तो पीनी अर्थात पीले का है क्या? नीला। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सही हो गया ए, नीला। वैसे बहुत सारे बच्चे पहले से ही आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया आप, बहुत बढ़िया सा ड्राइंग की भी तैयारी आपकी हमने कराई है। तो अगर वो 50 प्रश्न आपने देखे होंगे है ना इस सेशन के, और पेंसिल पर भी क्लास हमारी है, रंगों पर भी क्लास है, चित्रकला की बहुत सारी क्लासेस हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई भी पेपर होगा उठा के 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, हाँ यहां पर हम चित्रों को भी लाए हैं कि चित्र आपको कैसे बनाना है।
वो भी समझाएंगे हम। तो पीले का विरोधी नीला। फिर 14वां सवाल क्या कहता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में हमने शुरुआत में आपको बताया था 7 कलर होते हैं, जिनको हम विबग्योर कहते हैं। और हमने कहा आपसे कि भैया जो लास्ट के कलर होते हैं, शुरुआत के जो 4 कलर होते हैं ये ठंडे होते हैं, और लास्ट के 3 जो होते हैं ये गर्म होते हैं। ये ध्यान रखना, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, याद रखना 7 रंग होते हैं। आपसे पूछ लेगा सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरणों में भी 7 रंग होते हैं, प्रिज्म कलर ये कहलाते हैं, है ना। ठीक, अब यहां पर देखिए इंद्रधनुष को हमने बना भी दिया है आपको समझाने के लिए। ये इंद्रधनुष का कलर है। यहां पर विब अर्थात विब, देखो ये ऐसे लिखोगे, ये है वी, ये है आई, ये है, ये क्या कहेंगे हम इसको, बी कहेंगे, विब। और ये है जी, और ये वाई, और ओ, और ये आर। अब बात समझ में आई? हाँ, फिर से मैं लिख देता हूं, काले से लिख देता हूं। यहां से क्या है, ये वी है अर्थात वायलेट, ये इंडिगो है, और ये ब्लू है, और ये जी ग्रीन है, और ये येलो है, और ये ऑरेंज है, और ये रेड है। तो विबग्योर इसीलिए इसको कहा जाता है। बात समझ में आई? वायोलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी नीले, नील रंग होता है, इंडिगो मतलब नील रंग, नीला नहीं नील, ब्लू यानी कि नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज भाई नारंगी, और रेड लाल। ठीक, तो ये 7 रंग होते हैं। ठीक, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, सतरंगी इंद्रधनुष कहा जाता है। यहां पीले रंग का विरोधी अभी बताया मैंने नीला, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये व्याख्यात्मक हल आपका हो गया। फिर आता है कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है, पाली का है। कला की बात है, यानी कि कला शब्द, तो कला शब्द भैया संस्कृत भाषा का लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अब 16वां सवाल कहता है पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, कौन सी वो पेंसिल है? देखो पेंसिल पर ऑलरेडी क्लास हमने बना रखी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नई प्लेलिस्ट इसी वर्ष की जो बनाई है हमने, उस प्लेलिस्ट में आपको पेंसिल की क्लास मिल जाएगी, जिसमें आपको पेंसिल के बारे में कंप्लीट जानकारी 8-10 मिनट के वीडियो में दी गई है, जहां से कम चाहे आप प्राविधिक के हों और चाहे आप आलेखन के हों, दोनों ही लोगों में पेंसिल से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पेंसिल से प्रश्न प्राविधिक कला में भी आते हैं, और पेंसिल से जो प्रश्न हैं वो आपके आलेखन कला में भी आते हैं। अब समझो, तो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होती है? पेंसिल आप तो जानते हैं, आप भाई HB पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। HB में H का मतलब होता है हार्डनेस, ध्यान रखना, H का मतलब होता है हार्डनेस, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। ठीक, पेंसिल में B का मतलब ब्लैकनेस और H का मतलब हार्डनेस। यानी जो आप पेंसिल HB वाली नटराज की है, अप्सरा की है, डोम्स की है यूज कर रहे हो, नॉर्मली HB पेंसिल हर कोई बच्चा इस्तेमाल करता है। बट जो पेंसिल जो 10B, 8B, 6B, 1B, 2B, 5B, 6B ऐसी पेंसिल्स आती हैं, या 2H, 12H, 8H ऐसी पेंसिल्स आती हैं, ड्राइंग में इनका इस्तेमाल होता है, ड्राइंग बनाते समय इनका इस्तेमाल होता है। तो भैया अब इनका मतलब क्या है? देखो, H में जितने ही नंबर बढ़ते जाएंगे, क्या H में जितने ही नंबर बढ़ते जाएंगे पेंसिल उतनी ही हल्की होती चली जाएगी। B में जितने नंबर बढ़ते जाएंगे पेंसिल उतनी ही क्या है, गहरी होती चली जाएगी। आपसे ऑप्शन देगा कि निम्न में से सर्वाधिक काली पेंसिल या सर्वाधिक गहरी पेंसिल। काली मतलब गहरी भी इसको कह सकते हैं, चाहे गहरी कहो चाहे काली कहो, एक ही बात है। तो आपको ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा
अधिक गहरी होगी या कम गहरी होगी, या अधिक हल्की होगी या अधिक काली होगी, अधिक गहरी होगी या अधिक हल्की होगी, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो कौन सी पेंसिल से भैया क्या होगा, समझो अधिक काली यहां पर पूछा है, ये बात ध्यान रखना कि पूछ क्या रहा है। अब आप काली मतलब ब्लैकनेस क्या देखेंगे, काली मतलब ब्लैकनेस, यानी कि हम देखेंगे कि बी, और बी में भी देखेंगे जितनी अधिक काली उतने ही अधिक इसके नंबर्स बढ़े होंगे, कहीं 5B 6B 4B लिखा होगा तो उतनी ही अधिक काली होगी। बी में अगर नंबर जुड़े हुए हैं, ठीक है, बी में अगर नंबर जुड़े हुए हैं, अभी यहां 4B कह देगा और काली, 8B कह देगा और काली, 10B कह दे सबसे काली, इस तरह, ठीक, और केवल बी तो नॉर्मल, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां ऑप्शन में है 2B, HB, 2H और H। तो इसमें भैया 2B पेंसिल जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है 2B पेंसिल, ये सर्वाधिक काली पेंसिल है। और इसमें सबसे हल्की कौन सी है, तो 2H जो है ये सबसे हल्की पेंसिल है। यानी इन ऑप्शंस में से भाई HB पेंसिल नॉर्मल है, H हल्की है, लेकिन 2H इस H से भी हल्की कौन सी है, 2H। तो हमने कहा H के आगे जितने ही अधिक नंबर बढ़े होंगे उतनी ही अधिक हल्की होगी, और B के आगे जितने ही नंबर बढ़े होंगे उतनी ही अधिक गहरी होगी। तो जितना बड़ा नंबर उतनी सबसे गहरी, ठीक। तो जिसका नंबर सबसे बड़ा B के आगे, जितना नंबर सबसे बड़ा नंबर B के आगे है तो सबसे गहरी पेंसिल है, सबसे ज्यादा नंबर H के आगे है तो सबसे हल्की पेंसिल है। पेंसिलों के बारे में थोड़ा सा आप यहां पर भी देख लीजिए, पेंसिल की क्लास हमने कंप्लीट दी है। अब यहां पर आप चित्र में सबसे पहले H और B को यहां पर ले लीजिए। अब इधर की रेखाओं को देखते रहिए और इधर की रेखाओं को देखते रहिए। 2B उससे गहरी, 3B उससे गहरी, 4B उससे गहरी, उससे गहरी, उससे गहरी, 7B उससे गहरी, 8B उससे गहरी, सर्वाधिक गहरी 8B। अब देखिए H, 2H उससे हल्की, 3H उससे हल्की, 4H सबसे हल्की, उससे हल्की 5H, उससे हल्की 6H, उससे हल्की 8H, सबसे हल्की 8H। तो नंबर H में जितना बढ़ेगा पेंसिल की हार्डनेस उतनी बढ़ेगी और उतनी ही पेंसिल हल्की चलेगी। नंबर B में जितना बढ़ेगा ब्लैकनेस उसकी उतनी बढ़ेगी और उतनी ही पेंसिल गहरी चलती जाएगी। इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 6H, अब 8H सबसे हल्की तो 8B सबसे गहरी, 6B गहरी तो 6H सबसे हल्की, 6B सबसे गहरी, है ना। तो B के आगे सिंपल सा फार्मूला है कि भैया B के आगे जितने ही नंबर बड़े होंगे पेंसिल उतनी ही गहरी चलती जाएगी, H के आगे जितने ही नंबर बड़े होंगे उतनी ही पेंसिल हल्की होती चली जाएगी, ध्यान रखना। 17वां सवाल है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। वही सवाल दाग दिया गया, वही सवाल पेंसिल। अब यहां देखो ऑप्शन पढ़ो, HB नॉर्मल वाली है, 2B उससे गहरी है, 4B उससे गहरी है, 2H उससे हल्की है। तो H में नंबर बढ़ा 2H, हमें H माने हल्की देखनी है तो 2H सबसे हल्की है। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जितना ही ब्रश महीन होगा उतनी ही महीन रेखाएं हम खींच पाएंगे। तो बाहरी रेखाएं बहुत महीन खींचनी होती हैं तो सबसे महीन ब्रश का प्रयोग करेंगे। 0, 1 नंबर, 2 नंबर का भी प्रयोग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए है 2 नंबर, क्योंकि इससे छोटा कोई ब्रश नहीं है। तो बाहरी रेखाओं को बनाना है तो हमको 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर ब्रश का यूज करना है। तो ऑप्शन ये यहां पर सही है। और यहां मैंने ब्रश का भी एक चार्ट आपको दिखा दिया है। सबसे 0 नंबर का ब्रश है, सबसे महीन चलेगा, फिर उससे मोटा चलेगा 1 नंबर का, फिर उससे मोटा 3 नंबर, 2 नंबर का, फिर 3 नंबर। तो जितने नंबर बढ़ते चले जाएंगे उतने ब्रश मोटा होता चला जाएगा। जितने ज्यादा बड़े एरिया में पेंट करना है उतने बड़े नंबर का ब्रश आपको लेना होगा। 19वां, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, 4 प्रकार, 2 प्रकार या 3 प्रकार।
देखो पूछा दृष्टि, कई दृष्टि से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कई दृष्टि से पूछ सकता है। यहां बनावट की दृष्टि से पूछा है। बनावट की दृष्टि से आलेखन भैया होता है 3 प्रकार से। नॉर्मली 4 प्रकार का आलेखन होता है। मैं अभी इसको भी क्लियर करूंगा, ठीक है, इसको भी क्लियर करूंगा क्यों हमने 3 प्रकार बताए। छत के केंद्र के लिए अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो केंद्र बोले तो केंद्रीय आलेखन। ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय आलेखन छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय आलेखन। अब यहां समझो, हम यहां 4 प्रकार भी कह सकते हैं, 3 प्रकार भी कह सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े कैसे कह सकते हैं? यहां व्याख्या देखिए, क्योंकि मैं क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। यहां पर भाई, यहां पर देखिए कई दृष्टियों से आलेखन होते हैं। अब यहां चित्रण की दृष्टि से अगर देखें तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकारिक आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। ठीक है, 4 प्रकार के आलेखन यहां पर होते हैं, 4 प्रकार के, चाहे वो प्राकृतिक आलेखन कह लो, चाहे अलंकारिक कह लो, ज्यामितीय कह लो, चाहे सूक्ष्म कह लो, ये 4 प्रकार के। क्योंकि सूक्ष्म आलेखन जो होता है वो तीनों का सम्मिश्रण होता है। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते, लेकिन पूछा क्या है? बनावट के आधार पर आलेखन के प्रकार बताइए। तो आलेखन 3 तरह के होते हैं बनावट के आधार पर: प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकारिक आलेखन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ज्यामितीय आलेखन, प्राकृतिक आलेखन और अलंकारिक आलेखन। ये बनावट के आधार पर आलेखन के 3 प्रकार हैं। ठीक, और अगर हम देख लें चित्रण की दृष्टि से तो आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। सजावट के आधार पर 4 तरह के होते हैं: किनारी के आलेखन, केंद्रीय आलेखन, कोने के आलेखन, धरातलीय आलेखन। सूक्ष्म आलेखन, प्राकृतिक, ज्यामितीय और अलंकारिक, इन तीनों आलेखनों का जो मिश्रण होता है वो सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। ठीक, तो अब आपको आलेखन के बारे में भी जो आपकी दुविधाएं होंगी वो भी समाप्त हो गई भैया। देखो, अब यहां बनावट की दृष्टि से पूछा है, तो बनावट की दृष्टि से हम यहां पर 3 प्रकार के लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुई? तो ये भी समझ में आ गया। तो वैसे चित्रण की दृष्टि से जब पूछेगा तो 4 प्रकार के लगाइएगा। अब बेटा प्राविधिक कला आती है। अब आपने समझ लो, आपने आलेखन कला नहीं की तो आप प्राविधिक कला करिए। आलेखन कला नहीं की, कंप्लीट चाहे 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, लेकिन इस पेपर को हम कंप्लीट हल करा के ही मानेंगे। एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, यहां तक कि चित्रण वाले प्रश्नों पर भी हम चित्र भी लेके आए हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुविकल्पीय के 4 ऑप्शन है, एक सही है, यानी प्राविधिक कला 20 अंकों का आता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का आता है? वैसे तो हमें मैथ बिल्कुल नहीं आती, हम हिंदी के अध्यापक हैं, जैसे आप जानते हैं सभी लोग हमको कि हम हिंदी आपको पूरे वर्ष पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आपकी हर संभव मदद करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, हर संभव मदद हम करते हैं। आपको हम चित्रकला अवश्य पढ़ाते हैं, पिछले 3 वर्षों से चित्रकला हमने अवश्य पढ़ाई है और चित्रकला में अच्छा रिस्पांस भी मिला है, लोग 20 में 20 करके आए हैं। ठीक, तो अब यहां पर इतना तो मैथ हमको आती है लगभग, कोण वोण तो यार ये नॉर्मल कक्षा 4-5 में पढ़ाए जाते हैं। तो फिलहाल समबाहु त्रिभुज का आप लोग भी कमेंट करिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं मान लो 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये। अब तीनों भुजाएं इसकी क्या है भैया? तीनों भुजाएं हैं बराबर। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु, वैसे हिंदी है देख लो, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सम हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन पूछा है कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। तो यहां पर एक कोण आपका 60 डिग्री का होगा। कितना होगा? 60 डिग्री, यानी कि 60 अंश का। ऑप्शन नंबर ए सही है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण
प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। फिर कहता है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण बताओ, 360 अंश, 120 अंश, 180 अंश या फिर 60 अंश बताओ। तो संपूर्ण कोण भैया होता है 360 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहां देखो संपूर्ण कोण आपको बता देते हैं। संपूर्ण कोण कहा गया, ये संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। ठीक, अब कोणों के बारे में हम विधिवत जानकारी लेंगे। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। अब भैया कोण और समकोण और त्रिभुज, इन सबके बारे में बखूबी आप पढ़ लीजिए। ठीक, ध्यान से पढ़िए, इसके बाहर सवाल नहीं जाने हैं, इसके बाहर सवाल नहीं जाने हैं, पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं की लंबाई के आधार पर हम त्रिभुजों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, यानी भैया जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सम हो, बाहु माने भुजाएं, सम माने समान है, जिसकी सारी भुजाएं समान हैं, ठीक है, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो समान है, समबाहु त्रिभुज। अब फिर है कहता सम और द्वि और बाहु, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, सम माने समान। कहने का मतलब है कि नाम में ही इसका परिभाषा छिपी है। दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर या सर्वांग सम होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु भैया किसको कहते हैं? जब किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी जिसमें सम न हो, विषम हो, क्या बाहु माने भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं ही बराबर न हो वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर, इस तरह मतलब तीनों ही भुजाएं अलग अलग नाप की हों तो क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्नलिखित, अब कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार समझो। न्यून कोण त्रिभुज, यानी जब किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात उनका माप 90 डिग्री से कम हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, यानी न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज है, ठीक, न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जब त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण। समकोण यानी 90 डिग्री के कोण हो। एक कोई कोण अगर 90 डिग्री का है, जैसे ये त्रिभुज बना है, यहां ये 90 डिग्री का एक कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। एक समकोण हो तो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, फिर आप देखिए अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है? जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात ये 90 डिग्री से अधिक माप का होता है, तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, आप समझो। अब देखिए कोणों के बारे में हम समझेंगे कि कोण क्या है। यानी कोण हमारे जीरो एंगल, जिसको बोलते हैं शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण भैया, शून्य कोण कैसा कोण है? ये 1 नंबर में आप देखिए, ये शून्य कोण है। ठीक, कहीं पर झुकाव ही नहीं, जिसका झुकाव शून्य है वो शून्य कोण। न्यून कोण क्या होता है? इसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से जो छोटा वो न्यून कोण। तो ये जो आपका दूसरे नंबर का कोण है, ये मान लो 30 डिग्री का है, तो ये न्यून कोण है। ठीक, समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है, न कम न ज्यादा। ठीक, ऐसा कोण जिससे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 डिग्री हो, 90 डिग्री वाला कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? ध्यान रखना, अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक, 90 से ही, 90 से कम और 90 से अधिक। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा।
यानी 90 से 180 के बीच में, 90 के ना कम और ना 180 से ज्यादा। तो ऐसा कोण हमें क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। रिजु कोण, रिजु माने वैसे रिजु मीन्स होता है सरल, यानी कि सीधा, है ना, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का जो कोण रिजु कोण कहलाता है। ये आप ये 5 नंबर में देख सकते हैं। ये क्या है? ये 180 डिग्री का कोण है और ये क्या कहलाता है? ये सरल या रिजु कोण कहलाता है। वृहत कोण यानी कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 और 360 के बीच का जो ये कोण है आपका 6 नंबर, ये आपका कैसा कोण है? बृहत कोण है, यानी कि बड़ा कोण है। ठीक है, यहां पर जो नंबर है यहां पर कोणों की संख्या सामने। संपूर्ण कोण भैया कितने अंश का होता है? तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। कोणों के बारे में कोई भी सवाल आएगा आज के बाद आप कर लेंगे। ठीक, फिर देखिए 8वां सवाल है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री, वो संपूरक कोण कहलाता है। जैसे यहां पर एक कोण है 30 डिग्री का, ठीक, एक कोण 60 अंश का है, ठीक है, यहां पर 60 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री निकल आएगा। तो 8 नंबर का कोण संपूरक कोण कहलाएगा कि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण यानी दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। जैसे दो कोण है, यहां पर एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है, तो दोनों मिला के कुल मिला के 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण क्या पूरक कोण हो गया? जो दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो तो पूरक कोण हो जाता है 90 डिग्री का। क्लियर? कोई दिक्कत? समकोण कितने अंश का होता है यार? 90 अंश का होता। हो गया आंसर आपका। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। हो गया आंसर। कितना सरल है। वर्ग आप समझिए, वर्ग क्या होता है? तो भाई वर्ग समझो, समकोण जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं समकोण हों, ठीक है, क्या हों? समकोण हों, चारों भुजाएं, चारों कोण समकोण हों, तो पूरा का पूरा समकोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग के सभी कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, क्योंकि 90 90 180, 9 चौक 36, 360। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, अभी मैंने बताया वर्ग का, भैया देखा आपने वर्ग में जब 90 90 के 4 कोण होते हैं तो भैया 360 अंश का जो होता है आंतरिक कोणों का योग, योग मतलब जोड़, अंदर के कोण 90 90 के होते हैं तो 4 कोण कितने हो गए? 360। अब पेंसिल से भी देखो, प्राविधिक में भी पेंसिल से सवाल आया, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी? ठीक, कौन सी काली होगी? तो वही सवाल है, 2B काली यहां पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 2B काली होगी, क्योंकि यहां और कोई ऑप्शन नहीं है। अधिक काली। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? तो वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं भैया बराबर, ठीक है, बराबर होती हैं। ठीक, मापनी में मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो भैया 0 लिखा जाता है। मापनी आपकी जो होती है ये मानचित्र मापने के काम आती है। क्या आती है? मापनी आपकी मानचित्र मापने के काम आती है। यहां इसमें एक मुख्य भाग ये वाला होता है और यहाँ गौड़ भाग, यहां से 0 से शुरुआत होती है, 0 से इधर नंबर चलते हैं, इधर का गौड़ भाग इधर का मुख्य भाग होता है। तो मापनी में 0 लिखा जाता है। ये भाई मापनी आप देख लीजिए कौन सी है। ये मापनी ये होती है 0 से, ये मापनी मतलब जिसको आप स्केल कहते हैं। एक मापनी होती जो लेखपाल यूज करते हैं, पैमाना जो आपका खेत मापते हैं उनके पास छोटी सी स्केल होती है एक, वो मापनी होती है। मानचित्र मापने का इसमें काम आता है। जैसे इसमें एक सेंटीमीटर बराबर इन्होंने कह दिया कि 1000 स्क्वायर फीट या कुछ, या इस मतलब 1000 मीटर
इन्होंने मानक रख लिया, वो मानक निर्धारित करके मापी जाती है, जिससे दूरियां पता चल जाती हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वृत्त का आकार कैसा होता है यार? वृत्त तो जानते हो गोल होता है, ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। ये वृत्त ही तो है, ये वृत्त है गोलाकार, है ना? ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा आकार आयताकार है? तो आयत आप समझते, आयत ये वाला आयत होता जिसकी दो आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आयत है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ऑप्शन नंबर ए त्रिभुजाकार है। इतना सिंपल सवाल आएंगे, कैसे समझ में नहीं आएगा? रेखा किसे कहते हैं? हैं, अब देखो कितनी अच्छी कितने अच्छे सवाल यहां पर भी। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम अधिक कोण। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से कम अधिक कोण है। ठीक, चलें आगे। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने नहीं। ऑप्शन नंबर ए, तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज होता है। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको समझाया था, ये 180 डिग्री का कोण है। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? एकदम सीधा यानी कि सरल कोण बनता है, जिसको हम ऋजु कोण भी कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? अब वर्ग अभी बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। लगभग सारे ए ऑप्शन सही मिल रहे हैं इस यूपीएमएसपी के पेपर में। ठीक, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी सही है। ठीक, ए यहां पर भी सही है। 20वां सवाल है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होंगी? देखो 2-3 सवाल यहां से भी आ गए। हल्की पूछा है तो 2H लगा दो, ये हल्की हो जाएगी। क्या? 2H वाला हल्की हो जाएगी। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? तो 2H। ठीक, अब यहां भैया आता है आपका खंड खा। अब आपने खंड का में से, दो में से अथवा में से आप प्राविधिक करेंगे या फिर आलेखन कला करेंगे। अब इसके बाद आपको वो 20 अंक है, फिर ये 30 अंक का मामला आएगा जो कलर करने वाला होगा। प्राविधिक कला वाले तो प्राविधिक कला वाली रेखाएं बनाएंगे। खंड खा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक। अब इसमें आपको ध्यान देना है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण होगा, आलेखन कला होगा और प्राविधिक कला होगा। 3 पार्ट होंगे इसमें। 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट करना होगा 30 अंकों में। अब समझो भाई, सबसे पहला है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 12x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय दृश्य का चित्रण करना है। खेत की ओर जाते, और जो जो कह रहा है वो ध्यान रखना, जो जो कह रहा है वो इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। खेत को जाते हुए किसान का चित्र होना चाहिए, आकाश में कुछ पक्षी हो, गांव की झोपड़ियां हो, एक गाय हो जो कुएं के पास चल रही हो। चित्रांकन में वाटर कलर का या पेस्टल कलर का प्रयोग करना है आपको। चित्रांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। संयोजन, संरचना, परिप्रेक्ष्य, सुसंगत रंगों का चयन और आकर्षण, सामान्य प्रभाव, ये सब नंबर अलग अलग विभाजित हैं। अब यहां पर एक सीनरी हमने आपको क्रिएट करके दे दी है। यहां पर देखो क्या क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसान जा रहा हो खेत को, तो किसान खेत को जा रहा है। वो कह रहा है कुआं होना चाहिए, और गाय जो भैया है वो चर रही हो, तो कुआं है, गाय चर रही है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हो तो पक्षी भी आकाश में उड़ रहे हैं। झोपड़ियां हो तो यहां पर झोपड़ियां भी हैं। सूर्योदय हो तो सूर्योदय हो रहा है। तो इस तरह का कुछ दृश्य आपको बना देना है, और जितना कह रहा है उतना ही बनाना है, नाप कम ना हो। फिर या वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आलेखन आप बना लीजिए। मान लो सीनरी आप नहीं बना रहे हैं तो आलेखन कर लीजिए। 16x12 सेंटीमीटर के आयत में
खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन बनाइए जिसमें भारतीय पुष्प हो। भारतीय पुष्प कहेगा तो कमल, कनेर कोई भी बना दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय पुष्प कहेगा तो केवल कमल बनाना है। ठीक, सुंदर संयोजन करना, अच्छा मछली का लयपूर्ण संयोजन हो, यह ध्यान रखना है आपको। तो अब यहां पर मछली का संपूर्ण संयोजन हो, तो मछली का संपूर्ण संयोजन है, भारतीय पुष्प कमल बना दिया गया है और सही रंग और परिप्रेक्ष्य दे दिए गए हैं। ये साड़ी के किनारे के लिए उपयुक्त होना चाहिए, खिड़की के पर्दे के लिए उपयुक्त होना चाहिए। तो भाई खिड़की के पर्दे के लिए उपयुक्त है ऐसा कौन सा है? खिड़की का पर्दा लगा दीजिए, इससे भी लगा सकते हैं। माप कह रहा 16 गुणे 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 16 गुणे 12 होनी चाहिए। अब 16 आयत में ही बना दीजिए, है ना, आयत में, तो आयत तो ऐसे ही होता 16 गुणे 12। ठीक, फिर प्राविधिक कला में आप प्राविधिक कला वाले प्राविधिक कला का कर देंगे, ये तो भाई उनको मैथ लगानी पड़ेगी, ये मैथ मुझको आती नहीं है ना। अब स्मृति चित्रण आता है भैया 30, 20, 50 का आपने कर लिया, या तो आप प्राविधिक का 30 नंबर का करेंगे, या तो आप आलेखन 30 नंबर का बनाएंगे, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण 30 नंबर का करेंगे। लेकिन अब 30 और 20 50 ही तो हुए, अभी भी 20 अंकों का कुछ करना बाकी है। क्या? तो भैया आ गया खंडगा स्मृति चित्रण। ये 10-10 अंकों के 2 सवाल आएंगे आपके। कितने आएंगे? 10-10 अंकों के 2 सवाल आपके आएंगे। जैसे भाग 2 हैं, 2 भाग हैं, का और खा, दोनों भागों के चित्र बनाना है अनिवार्य। ठीक, 10 अंकों में। और ये कह रहा माप आपको एक का स्मृति चित्रण बनाना है, पेंसिल से बनाना है। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र कैसा भी, ऊंचाई कम से कम उसकी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऊंचाई ध्यान रखना। कह रहा पत्तियों सहित आम, अनार, मूली, लौकी ये सब बनाना है। तो यहां पर पत्तियों सहित आम हो गया, पत्तियों सहित मूली हो गई, पत्तियों सहित अनार हो गया, और पत्तियों सहित लौकी, पत्तियों सहित नहीं बोला है, लौकी लौकी बोला, तो लौकी आप परछाई चित्रण कर दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है अगला सवाल करना ये भी है वो भी, दोनों करने हैं आपको, 2 बनाने हैं चित्र, कि आपको 15 सेंटीमीटर इसकी भी ऊंचाई कम न हो चित्र की। देखो माप बड़ा मायने रखती है, माप आपकी कम नहीं होनी चाहिए, माप मतलब भर की होनी चाहिए। माप के अंक मिलते हैं, यह ध्यान रखना। हाँ, आकृति की अनुरूपता के 6 अंक, रेखा सौष्ठव के 4 अंक, 10 अंक मिलते हैं। अब यहां कहता है सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट और जग, तो आप सुंदर सा बना दीजिए, सुराही बना दीजिए, खुला हुआ छाता बना दीजिए, सुराही बनाइए, कप प्लेट बनाइए, चाहे आप जग बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो कंप्लीट हल हमने आपको यहां दे दिया। फिर एक और ऑप्शन आपका होता है भारतीय चित्रकला। चूंकि ये ऐतिहासिक चित्रकला का इतिहास पढ़ना पड़ता है, तो ये आपके लिए कठिन विषय हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला आप ना ही करें, जो लोग वो पढ़ें। हालांकि प्रश्न इसमें भी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, द्वितीयक, तटस्थ रंग कौन से हैं, लेकिन थोड़े से चित्रकला के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहां पर हैं, तो आपको अगर ये आता है तो ये भी आप कर दीजिए। इसमें लिखना होता है, इसमें क्या होता है, लिखने को आता है, आपको कॉपी लिखनी पड़ेगी। जैसे यहां कह रहा है अजंता की गुफाओं के विषय में संक्षेप लेख लिखिए, तो यहां आता है आपका लिखने को। तो आपका मन करे तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ लिखने को होता है। तो आशा करते हैं कि इस पेपर की बखूबी आपको समझ आई होगी, और यहां से इस पेपर से आप बटोर के अंक लाएंगे। ये दावे के साथ हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, इस सभी को शेयर कर दो। इस क्लास के बाद आपको बहुत सारी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक क्लास बहुत सारी क्लासों पर भारी है। तो जल्दी से जल्दी इसको आज ही स्टेटस लगा लीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी मेहनत, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं, 2 दिन लगातार इसके कंटेंट को बटोरने में लगे हैं, तब जाके आपको यहां पर व्याख्यात्मक हल दिया जा रहा है। वैसे मैं 1 शॉट में 20-30 मिनट में हल करा देता सब, लेकिन एक चीज आपको डिटेल्ड में व्याख्यात्मक हल जब दिया जाता है तो समय अधिक लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।